एक समय की बात है। गोगापुर नामक गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। वो 7 वर्ष का ही था तभी उसके माँ बाप दोनों की ही मौत हो जाती है। अपने माता पिता की मौत की वजह से सूरज काफी उदास रहने लगा था। उसका ना तो कोई सगा संबंधी था, ना ही कोई रिश्तेदार। वो बिल्कुल अकेला सा ही पड़ गया था। एक दिन की बात है, सूरज का मन बड़ा ही उदास था तो वो जंगल की तरफ निकल गया और एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठकर अपने माता पिता को याद करने लगा। माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मुझे भी अपने पास बुला लो। वो बैठा रो ही रहा होता है, तभी उसके पास अचानक से एक हाथी आकर गिर पड़ा। अरे, इस हाथी को क्या हुआ और ये इस तरह गिर क्यों गया? तभी सूरज की नजर हाथी के पैर पर पड़ी। ओहो, इसके पैर में तो कील गड़ी हुई है, तभी ये चिंघाड़ रहा है। हाथी जोर जोर से चिंघाड़ रहा था। उसका दर्द के मारे रो रो कर बुरा हाल हो रहा था तो सूरज उसके पैर से कील खींचकर निकाल देता है। कील निकलने के साथ ही हाथी का चिंघाड़ना बंद हो जाता है और वो सूरज को अपनी सूंड से बहुत प्यार करता है। हाथी राजा, अब आपके पैर का दर्द कैसा है? हाथी सूंड उठाता है और वो उसको अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लेता है। अरे हाथी राजा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हाथी सूरज को पूरा जंगल घुमा रहा होता है। तभी वहाँ पर जंगल के और भी जानवर आ जाते हैं। उनमें एक भालू भी होता है और इस तरह हाथी और भालू सूरज के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सूरज हाथी को राजा और भालू को मोती कहकर बुलाता है। राजा और मोती, बहुत देर हो चुकी है, अब मैं घर चलता हूँ। ये कहकर सूरज राजा और मोती से विदा लेता है और अपने घर चला जाता है। एक दिन की बात है, सूरज को बड़े जोरों की भूख लगी थी पर उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था तो वो अपने पास वाले दादा से कहता है, दादा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खाना तो मैं तुझे दे दूंगा, पर तू मेरा एक काम करेगा। हाँ दादा, आप जो कहोगे करूँगा। दादा सूरज को खाना देता है। पहले तू खाना खा ले, फिर काम करना। सूरज खाना खा लेता है और दादा से काम पूछता है। दादा सूरज को जंगल से लकड़ियाँ लाने को कहता है। सूरज जंगल में लकड़ियाँ लेने चला जाता है तो वहाँ उसे उसका दोस्त राजा और मोती मिलते हैं। अरे राजा और मोती, तुम यहाँ कैसे? हाथी सूरज को प्यार करता है और अपनी सूंड से उठाकर पीठ पर बिठा लेता है और उसे जंगल में घुमाने लगता है। मोती भी सूरज के साथ साथ चलने लगता है। तभी हाथी के और भी जानवर दोस्त आ जाते हैं और वो सब सूरज के साथ खूब मस्ती करते हैं। वो हाथी से कहता है, हाथी राजा, मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत काम है। हाथी अपनी सूंड उठाकर उससे पूछता है, क्या काम है? हाथी राजा, मुझे दादा के लिए लकड़ियाँ लेकर जानी है। हाथी सूंड उठाकर पेड़ से मिनटों में लकड़ियाँ तोड़ देता है और हाथी सूरज को पेड़ से फल तोड़ कर देता है। सूरज फल पाकर बड़ा खुश होता है और वो फल हाथी को भी खिलाता है और वो राजा और मोती से विदा लेता है। राजा और मोती, शाम हो चुकी है, अब मुझे घर जाने दो, मैं कल फिर आऊंगा। इस तरह सूरज के हाथी और मोती दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राजा और मोती सूरज को उसके घर लकड़ियों के साथ छोड़ देते हैं। तभी सूरज राजा और मोती से कहता है, राजा और मोती, इससे पहले तुम्हें कोई देख ले, तुम यहाँ से चले जाओ। राजा और मोती सूरज को छोड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी एक आदमी सूरज को हाथी और भालू के साथ देखकर चौंक जाता है। बाप रे बाप, ये हाथी यहाँ गाँव में कैसे आ गया? और फिर वो आदमी गांव में जाकर सरपंच को बताता है। ये बात चारों तरफ आग की तरफ फैल जाती है और धीरे धीरे ये बात सूरज के कानों तक पहुंच जाती है। तभी गांव के आदमी और सरपंच सूरज के घर बात करने आते हैं। सूरज, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? सरपंच जी, क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या तुम गांव में हाथी लेकर नहीं आते हो? सरपंच जी, हाथी मेरा दोस्त है और वो बहुत ही समझदार है, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। आगे से हाथी यहाँ गांव में नहीं आने चाहिए। अभी हाथी आ रहा है, बाद में फिर और भी जानवर आने लगेंगे हैं? तुम्हें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी सरपंच जी, ध्यान रखूंगा। हाथी सूरज का बड़ा अच्छा दोस्त है। ये बात गांव-गांव में दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसकी ये खबर शहर में सर्कस वालों तक पहुंच जाती है और वो सूरज के गांव हाथी और भालू को पकड़ने आ जाते हैं। सभी सर्कस वाले आपस में बातें करते हैं। इस गांव के पास वाले जंगल में हाथी और भालू है, उसे पकड़कर अपने सर्कस में काम करवाएंगे, जिससे हम और भी ज्यादा मालामाल हो जाएंगे। हाँ। ये कहकर सर्कस वाले जंगल की ओर निकल जाते हैं और जंगल में जाकर वो एक जाल बिछा देते हैं।
सूरज इस बात से अनजान था कि सर्कस वालों ने जाल बिछा रखा है। उधर सूरज भी राजा और मोती के साथ खेल रहा होता है। तभी अचानक राजा और मोती उस जाल में फंस जाते हैं। राजा मोती, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। राजा और मोती का चिल्ला चिल्ला कर बुरा हाल हो रहा था। सूरज राजा और मोती को निकालने की पूरी कोशिश करता है पर निकाल नहीं पाता। राजा मोती, तुम घबराना मत, मैं कुछ करता हूँ। पर सूरज की हर कोशिश नाकाम होती है। सूरज राजा मोती से कहता है, तुम घबराओ मत, मैं अभी गांव वालों को तुम्हारी मदद के लिए बुलाकर लाता हूँ। सूरज गांव की तरफ जा ही रहा होता है तो उसे झाड़ियों में छुपे 4 आदमी दिखाई देते हैं। वो सर्कस वाले ही होते हैं। सूरज उन लोगों को देखकर सब समझ जाता है। अच्छा, तो ये सब तुमने किया है? हाँ, हम हाथी और भालू को अपने सर्कस के लिए लेने आए हैं। हाँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। देखो, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, हम तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत देंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हारे प्यारे राजा और मोती को जलाकर मार देंगे। सर्कस वाले गुस्से में मोती को जला देते हैं तो उसमें भालू की मौत हो जाती है और वो सूरज को भी जला देते हैं। सूरज चीखता रह जाता है, मुझे मत जलाओ, छोड़ दो इन बेजुबान जानवरों को, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। पर उन लोगों को बिल्कुल भी दया नहीं आती और उसमें सूरज की मौत हो जाती है और वो राजा को पकड़कर गांव ले जाते हैं। सूरज भी एक भूत बन चुका था। वो मोती की लाश को देखकर बड़ा रोता है। इन जालिमों ने तुम्हें मार डाला, इन्हें तुम पर जरा भी दया नहीं आई। मैं इन सब लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। भूत मोती की लाश के अंदर समा जाता है और उसका शरीर भालू का और मुंह भूत का बन जाता है और वो फिर राजा को ढूंढने गांव चला जाता है। भूत वहां जाकर देखता है कि राजा जंजीरों से बंधा हुआ है। राजा, तुम कैसे हो? तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें छुड़ा लूंगा। सर्कस वाले दारू पीकर चैन की नींद सो रहे थे। उनमें से एक आदमी राजा के पास पहरा देने के लिए आता है। वो वहाँ भूत को देखकर डर जाता है। भूत, भूत! तुम लोगों ने मेरे राजा को मुझसे छीन लिया और मेरे मोती को मार दिया। भूत आदमी को बड़ी बेरहमी से अपने दांतों और नाखूनों से मार डालता है। उसके चीखने की आवाज से सो रहे बाकी आदमी भी जाग जाते हैं और वो अपने साथी को बड़ी बेरहमी से मरा हुआ देखकर घबरा जाते हैं। अरे, जतन को किसने मार दिया? लगता है कोई जंगली जानवर रहा होगा। तभी उनके सामने भूत आ खड़ा होता है और वो उन लोगों पर हमला कर देता है। मुझे मत मारो, मैं भी ऐसे ही चीख रहा था जब तुम लोग मुझे और मेरे मोती को जला रहे थे। मेरा मोती दर्द से चीख रहा था, वो जल रहा था, रो रहा था, पर तुम लोगों को उस पर तरस नहीं आया और वो मोंटू को भी जतन की तरह ही मार डालता है। भूत गुस्से से जग्गी की तरफ देखता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तू बच के कहाँ जाएगा? अब तेरी बारी है। मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी भी जानवर को नहीं मारूंगा और ना ही पकड़ूंगा। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाता रहा, पर तुम लोगों को इन बेजुबान जानवरों पर और मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। तुम जैसे लोगों की वजह से जंगल के जानवरों की ये हालत हो गई है। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको। तभी उन लोगों की आवाज सुनकर गांव के लोग और सरपंच भी वहां आ जाते हैं। जग्गी सरपंच और गांव वालों से कहता है, मुझे बचा लो सरपंच जी, ये भूत मुझे मार डालेगा। इसने मोंटू और जतन को भी मार डाला। ए भूत, छोड़ दे इसे, तू इसे क्यों मारना चाहता है? सरपंच जी, मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, आप सब मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम बिना वजह यूं किसी को नहीं मार सकते। भूत सरपंच और बाकी गांव वालों के सामने असली रूप में आता है और उनको सारी बात बताता है। सरपंच और गांव वाले भूत की बात सुनकर बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं, पकड़ लो इस जग्गी को, इसे छोड़ना मत। ये सूरज और मोती का गुनहगार है। तुम लोगों ने पैसों के लालच में इन मासूमों की हत्या कर दी, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सरपंच और गांव वाले जग्गी को भूत के हवाले कर देते हैं और वो भूत से कहते हैं, सूरज बेटा, ये तुम्हारा गुनहगार है, इसलिए सजा देने का हक भी तुम्हारा है। भूत जग्गी को अपने दांतों और नाखूनों से बड़ी बेरहमी से मार डालता है
और तब जाकर उसको शांति मिलती है और वो मोती के शरीर से निकल जाता है। फिर वो मोती को अपनी शक्ति से वापस जिंदा कर देता है। सभी गांव वाले और सरपंच सूरज से वादा करते हैं। सूरज को भी गुनहगारों को सजा देकर मुक्ति मिल जाती है।